हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक सीरीज़ शुरू करने वाले हैं वेंटिलेटर रिलेटेड। जो वेंटिलेटर सेटिंग, वेंटिलेटर पैरामीटर्स, बेसिक्स ऑफ वेंटिलेटर्स के बारे में एक सीरीज़ मैं शुरू करने वाला हूँ। उसमें 3 से 4 वीडियो आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि लॉन्ग वीडियो होने वाले हैं तो इसलिए मैं उसको पार्ट करके ये करूँगा। पार्ट में डिवाइड किया हूँ कंटेंट वाइज जो है। तो बेसिक से शुरू करते हैं। सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करना होगा हमें कि जो हमारा है, जैसे कि अभी मैं बताऊंगा यहाँ पे वेंटिलेशन, रेस्पिरेशन, और यहाँ पे आप ऑक्सीजनेशन भी ऐड कर सकते हो, ये 3 टर्म। तो वेंटिलेटर क्या करता है? आपका वेंटिलेटर वेंटिलेट करता है। तो वेंटिलेट या वेंटिलेशन होना मतलब क्या है? इज़ अ फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस। अगर वेंटिलेटर से कर रहे हैं तो मैकेनिकल होगा, और नॉर्मली जो हो रहा है वो वेंटिलेशन, वो फिजिकल होगा। प्रोसेस ऑफ मूविंग एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स। मतलब नॉर्मल जो हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, इट इज़ इसेंशियली द एक्ट ऑफ ब्रीदिंग। ओके, तो ये हुआ मतलब एक्सटर्नल एयर हम जब लंग्स में लेते हैं और उसको एक्सेल करते हैं, ये हुआ वेंटिलेशन। उसके बाद रेस्पिरेशन देखेंगे। ये क्या है? ब्रॉडर टर्म है, इंक्लूड्स गैस एक्सचेंज एंड एट द सेल्यूलर लेवल, गैस एक्सचेंज एंड द सेल्यूलर लेवल केमिकल प्रोसेस ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन। तो रेस्पिरेशन एक बहुत ब्रॉडर टर्म है। इसमें क्या होता है? O2 आपका आप इन कर रहे हो, ये अल्वियोलाई में, अल्वियोलाई से यहाँ पे आपको ये कैपिलरीज मिल जाएंगी। यहाँ से ये सारा O2 आपका ब्लड फ्लो में आ जाएगा, और यहाँ से जो ब्लड फ्लो होके फिर सेल में जाएगा, ATP प्रोड्यूस होगा। ये सारा प्रोसेस आपका आता है रेस्पिरेशन में। और ऑक्सीजनेशन में यहाँ तक का प्रोसेस जो आ जाता है कि O2 CO2 एक्सचेंज, जो गैस एक्सचेंज हो रहा है, वो ऑक्सीजनेशन के अंडर आता है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे, ये सबको पता रहता है। जस्ट बेसिक बेसिक फास्ट ये वीडियो रहने वाला है इसमें। तो इसमें मैंने जस्ट आपको शोकेस करने के लिए एक इमेज बनाया हुआ है। उसमें देख पा रहे हो कि यहाँ पे अल्वियोलस है। ये क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लंग्स। ठीक है, मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लंग्स, मतलब लंग्स जो है हमारे, उसमें स्मॉलेस्ट जो स्ट्रक्चर है वो है अल्वियोलाई। तो अल्वियोलाई से गैस एक्सचेंज का प्रोसेस रहता है, अल्वियोलाई के थ्रू होता है। तो यहाँ पे आप इनहेल कर रहे हो, तो एक स्मॉलर स्केल पे बताऊंगा, क्योंकि लंग्स को एक्सपांड होना और उसको बता पाना थोड़ा मुश्किल है। तो अल्वियोलाई लेवल पे हम ये सारा वेंटिलेशन और ये जानेंगे, इसका बेसिक्स जानेंगे। तो O2 आपका इन आ रहा है और CO2 आपका यहाँ पे एक्सेल हो रहा है। तो बेसिकली जब वेंटिलेटर हमें हैंडल करना है तो उसके लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए? तो हमें उसका पता होना चाहिए वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और रेसिडियल वॉल्यूम। तो ये सब चीज़ें हमें पहले पता होना चाहिए वेंटिलेटर के पैरामीटर समझने से पहले। तो इसलिए पहले एक डिटेल हम रिव्यू ले लेते हैं कि ये क्या है, वॉल्यूम्स क्या है और कैपेसिटीज़ क्या है। तो सबसे पहले नॉर्मली जो हम वेंटिलेट मतलब ऑक्सीजन लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, तो उसमें क्या प्रोसेस होता है, तो एक इस माध्यम से समझेंगे। नॉर्मली अगर हम इनहेल कर रहे हैं तो हमारी जो अल्वियोला है वो ये रेड लाइन में जो दिखा रहा हूँ, यहाँ तक इन्फ्लेट होगी। ठीक है, और यही इतना वॉल्यूम जो है ये रेगुलर आपका विदाउट एनी फोर्स, ये नेचुरली नॉर्मली जो हो रहा है, ये आपका इनहेलेशन हो रहा है। ये जो नॉर्मली इन्फ्लेशन हो रहा है अल्वियोलाई का, तो इसमें जितना वॉल्यूम जा रहा है वो होता है आपका टाइडल वॉल्यूम, जिसको हम VT भी कह सकते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल है विदाउट एनी फोर्सफुल। लेकिन अगर विथ फोर्सफुल हम करते हैं तो ये वॉल्यूम भी आपका कवर अप हो जाएगा। ये इसको मैं अलग कलर में दिखाऊंगा। ये जो है, ये जो स्पेस है आपका, यहाँ तक अल्वियोलाई इन्फ्लेट हो सकती है। तो ये क्या हुआ आपका इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, मतलब एक्स्ट्रा का जो एयर आ रहा है। जैसे कि अगर आपका टाइडल वॉल्यूम जो है वो हुआ 500 ml, तो फोर्सफुल इंस्पिरेशन मतलब आप एक्स्ट्रा फोर्स लगा के, एक्स्ट्रा आप एनर्जी वेस्ट करके, एनर्जी यूटिलाइज करके, वेस्ट तो नहीं बोलेंगे, एनर्जी यूटिलाइज करके जो आप एयर ले रहे हो,
तो उसके बाद आपकी अल्वेओलाई यहाँ तक आपकी इन्फ्लेट हो गई। तो ये जो एक्स्ट्रा का वॉल्यूम आया है, ये जो यहाँ पे एक्स्ट्रा का वॉल्यूम आपका आ रहा है, तो इसको कहते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो कि आपका 3300 ml रहेगा ओवरऑल, मतलब इंक्लूडिंग दिस 500 ऑल्सो। तो ये हुआ आपका इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ओके, अब थोड़ा इधर देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मैंने बोला था, ये आपका आया था VT और ये आपका आया था IRV। ठीक है, अब जैसे आप एनर्जी यूटिलाइज करके इंस्पिरेशन कर रहे हो, तो वैसे एनर्जी यूटिलाइज करके आप एक्सपिरेशन भी करोगे। अब नॉर्मल एक्सपिरेशन होता है तो क्या होगा, VT उतना ही बाहर जाएगा जितना 500 है। ठीक है, तो इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन में जो वॉल्यूम रहेगा, मतलब नॉर्मल इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन के ड्यूरिंग जो वॉल्यूम रहेगा उसको टाइडल वॉल्यूम कहेंगे। ठीक है, उसका इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन से कुछ लेने देना नहीं है। टाइडल वॉल्यूम जो है आपका अलग रहेगा, वो 500 रहेगा ड्यूरिंग नॉर्मल इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। उसके बाद आपका IRV मैंने एक्सप्लेन कर दिया। फिर विथ यूटिलाइजेशन ऑफ मोर एनर्जी फोर्सफुल एक्सपिरेशन जब हम करते हैं, तब हमारा ये इतना वॉल्यूम आपका बाहर हो जाएगा। तो ये हुआ आपका ERV। इसको थोड़ा ब्लैक कर देते हैं। ERV मतलब क्या हुआ, फोर्सफुल हुआ ना, एनर्जी यूटिलाइज करके हमने जो किया है। तो आपका ERV क्या है, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी फोर्सफुली एक्सहेल्ड आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन। तो उसका कितना वॉल्यूम रहता है, ये होता है आपका 1000 ml। इसका समरी भी मैं आगे बताने वाला हूँ, तो जस्ट आप आइडिया क्लियर कर लो। और अभी देखो, अब जैसे आपका फोर्सफुल इंस्पिरेशन भी हो गया, आपने फोर्सफुल एक्सप्रेशन भी कर दिया, लेकिन फोर्सफुल एक्सप्रेशन के बाद भी ये अगर आपका, मान लो आपका ये ERV है, तो उसके बावजूद भी आपकी अल्वेओलाई पूरी क्लोज नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ अमाउंट ऑफ वॉल्यूम रहता है, कुछ अमाउंट ऑफ एयर रहता है। उसे क्या कहते हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम। मतलब आप कितना भी कुछ कर लो, इस वॉल्यूम को आप हटा नहीं सकते हो। तो रेसिडुअल वॉल्यूम कितना रहता है, वो रहता है 1200 ml। अनलेस एंड अनटिल आपकी अल्वेओलाई पूरी कोलैप्स हो गई, नॉन फंक्शनल हो गई, उसके बाद ही आपका ये रेसिडुअल वॉल्यूम आपका यहाँ से हटेगा। अदरवाइज नॉर्मल लंग्स फंक्शनिंग में रेसिडुअल वॉल्यूम आपका रहेगा ही रहेगा। आफ्टर फोर्सफुल एक्सप्रेशन के बाद भी जो वॉल्यूम रहेगा उसे रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। मतलब आप जब ERV कर रहे हो विथ फोर्सफुल एक्सप्रेशन, उसके बावजूद भी आपको वहाँ पे कुछ वॉल्यूम मिलेगा, उसको रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं, क्योंकि रेसिड्यू है वहाँ पे पड़ा हुआ है। उसका ना कोई रोल है हमारे ऑक्सीजनेशन में, हमारे रेस्पिरेशन में, गैस एक्सचेंज में। दिस अमाउंट ऑफ वॉल्यूम इज रेसिड्यूअल, वो हमेशा रहेगा। अगर आपकी अल्वेओलाई कोलैप्स हो जाती है तो फिर ये हट जाएगा। ठीक है, ये हुआ बेसिक। अब वाइटल कैपेसिटी क्या है, जो मैंने वॉल्यूम्स समझाया आपको, जैसे कि आपका टाइडल वॉल्यूम हुआ, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हुआ, आपका एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और आपका रेसिडुअल वॉल्यूम। तो ये हुआ 500। IRV जैसे मैंने बताया आपका 3300। ERV आपका, सॉरी, ये आपका जो है रेसिडुअल वॉल्यूम हुआ आपका 1200 ml और ERV हुआ आपका 1000 ml। तो वॉल्यूम जब अगर आप अच्छे से समझ पाओ, तो वॉल्यूम समझने के बाद आपको वाइटल कैपेसिटीज़ क्या होती है ये पता चलेगा। तो टोटल सम है, इन दोनों में से किसी एक को जोड़ के आप वाइटल कैपेसिटीज़ देखोगे। तो वाइटल कैपेसिटीज़ कितने टाइप की है, तो अभी मैं यहाँ यहीं पे थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करूँगा। इसमें क्या है, इस चार्ट के माध्यम से आप समझ पाओगे अच्छे से। सबसे पहली कैपेसिटी है, अगर जानना है तो टोटल लंग कैपेसिटी जो है आपकी, इसको मैं ज़्यादा हाईलाइट नहीं करूँगा। ठीक है, हाँ, टोटल लंग कैपेसिटी जो है वो क्या है, सम ऑफ ऑल द वॉल्यूम। मतलब आपका इसमें क्या क्या आ रहा है, आपका IRV भी आएगा, प्लस आपका टाइडल वॉल्यूम, प्लस ERV, प्लस आपका रेसिडुअल वॉल्यूम। ये हुआ आपका टोटल लंग कैपेसिटी। तो वो कितना होता है, 6000
ml और 6 लीटर। तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कोई पूछेगा टोटल लंग कैपेसिटी मतलब कितना हवा हम लंग्स के अंदर विथ फोर्सफुल इंस्पिरेशन के बाद रखते हैं, तो वो होता है 6 लीटर। लेकिन नॉर्मली जो ब्रीदिंग होती है वो होती है टाइडल वॉल्यूम, जो कि आपका 500 ml होता है। ठीक है, तो टाइडल वॉल्यूम और टोटल लंग कैपेसिटी इज टोटली डिफरेंट, वो दोनों दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो आपको वॉल्यूम और कैपेसिटी में कंफ्यूज नहीं होना है। और वेंटिलेटर रिलेटेड अगर आपको जानना है, सीखना है, तो आपको टाइडल वॉल्यूम मेन रोल आपका वहाँ पे प्ले करेगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे दिखाया है वाइटल कैपेसिटी, जो कि आप एरो के माध्यम से समझ पाओगे। वाइटल कैपेसिटी में यहाँ से लेके एरो शुरू होगा यहाँ तक, तो उसमें क्या क्या आ रहा है, आपका IRV प्लस आपका ये जो टाइडल वॉल्यूम है, और उसके बाद आपका ERV। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें मिला के आपकी होती है वाइटल कैपेसिटी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ IRV प्लस VT प्लस ERV। ठीक है, ये हो आपका वाइटल कैपेसिटी। तो डेफिनेशन भी जान लो, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सेल्ड आफ्टर मैक्सिमम इनहेलेशन। मैक्सिमम इनहेलेशन मतलब आपका हुआ IRV। टोटल अमाउंट तो वाइटल टाइडल वॉल्यूम जो है वो भी आप एक्सेल करोगे, और ERV एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है उसके साथ आप जाओगे। तो ये हुआ आपका वाइटल कैपेसिटी 4800 ml। ठीक है, उसके बाद एक आता है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, जो मैंने यहाँ पे दर्शाया है 3800 ml। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी आप देख रहे हो, ये कॉलम भी मैंने उस हिसाब से डिज़ाइन की है। ये इमेज आपको मिल जाएगा बाद में, अगर आप डिमांड करते हो कमेंट सेक्शन में तो मैं आप तक ये पहुँचा दूंगा। बहुत इजी है, इजी टू अंडरस्टैंड है। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, इसमें क्या आ रहा है, ये दोनों चीज़ें हैं, मतलब आपका यहाँ पे IRV भी आएगा और आपका VT भी आएगा। तो IRV प्लस VT, टोटल अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल्ड आफ्टर नॉर्मल एक्सेलेशन। नॉर्मल एक्सेलेशन किया मतलब आपने 500 टाइडल वॉल्यूम जो है आपने एक्सेल कर दिया, उसके बाद फोर्सफुल इंस्पिरेशन के साथ आप कितना वॉल्यूम लेते हो, तो होता है 3800 ml। क्यों? क्योंकि IRV प्लस आपको टाइडल वॉल्यूम उसमें दिखाना पड़ेगा। टाइडल वॉल्यूम तो आप नॉर्मली लेते हो, उसके अलावा भी जो एक्सपांड हो रहा है वो अमाउंट मैंने यहाँ पे बताया था। ये जो बताया था 3300 ml, ये क्या वॉल्यूम था, ये अकेला ये वॉल्यूम नहीं था, इंक्लूडिंग ऑल ओवरऑल वॉल्यूम आपका प्लस VT करना होगा, तब आपका आएगा यहाँ पे 3800 ml। ठीक है, तो जब भी आप इंस्पिरेटरी कैपेसिटी देखोगे तो आपको उसमें टाइडल वॉल्यूम ऐड करना होगा, और अगर इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम देखोगे तो आपको उसमें से टाइडल वॉल्यूम हटाना होगा। सेम एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मैंने जस्ट एक्सप्लेन किया है, तो ये एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आपका हो गया। उसके बाद फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या है, अब यहाँ पे देखो, ये नोट करो। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी मतलब ERV प्लस आपका रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, ERV आपका है 1000 ml और ये हुआ 1200 ml, तो 2200 अराउंड 2500 हम अप्रॉक्स उसको टोटल करके चलते हैं। तो इसमें से समझ आ जाएगा आपको, ERV प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम मतलब क्या है कि नॉर्मल एक्सप्रेशन कर रहे हो, मतलब आप खाली टाइडल वॉल्यूम आपका बाहर निकाल रहे हो जो कि 500 ml है। ठीक है, नॉर्मल अनफोर्स्ड एक्सेलेशन, अनफोर्स्ड किया है मतलब आपने खाली टाइडल वॉल्यूम को बाहर फेंका है, उसके बाद आपका ERV बचा है, और रेसिडुअल वॉल्यूम तो ऑफकोर्स उसमें बचा ही रहता है। तो ये हुआ आपका FRC, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, जो कि वही रहेगी। नॉर्मल एक्सप्रेशन के बाद जो वॉल्यूम वहाँ रहता है उस वॉल्यूम को फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी बोलते हैं। उस एरिया मतलब जो स्पेस वो ऑक्यूपाई कर रहा है उसको कैपेसिटी बोलते हैं। तो ये बेसिक है, ये है चार्ट, जिसका क्लियर वर्जन भी मैं आपको बाद में प्रोवाइड कर दूंगा। इजी टू अंडरस्टैंड है। आपको अगर यहाँ पे नहीं मतलब जैसे कि अब यहाँ पे अगर आपको नहीं समझ आ रहा है ये चीज़ें कि ये क्या है, जैसे कि IRV अलग दिखाया है, फिर वो आपका ये टाइडल वॉल्यूम है, मतलब IRV हुआ, टाइडल वॉल्यूम हुआ, ERV हुआ और आपका रेसिडुअल वॉल्यूम हुआ। इन चारों को अलग अलग टाइप में जोड़ जोड़ के आपका बनता है कैपेसिटीज़। जैसे IRV प्लस टाइडल वॉल्यूम हुआ आपका इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, ये यहाँ पे IRV हुआ। फिर उसके बाद आपका फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या है, ERV प्लस RV।
नीचे वाले दो आपने ऐड कर लिया तो आपका FRC बन गया। अगर चारों जोड़ लिया तो आपका टोटल लंग कैपेसिटी बन गया। यहाँ पे लास्ट वाला ये जो कॉलम है आपका, ये वेरी इंपॉर्टेंट वाला कॉलम है। तो इसमें ऑल टाइटल जो आपके वॉल्यूम्स रहेंगे वो जोड़ोगे तो टोटल लंग कैपेसिटी मिल जाएगा। वाइटल कैपेसिटी में क्या है, कितना इन कर सकते हो कितना आउट कर सकते हो, तो वाइटल है, इंपॉर्टेंट है। फोर्सफुल इंस्पिरेशन, फोर्सफुल एक्सपिरेशन, दोनों चीज़ें मिला के प्लस टाइडल वॉल्यूम तो आपका नॉर्मल है, वो तो जोड़ना ही पड़ेगा। तो ये तीनों चीज़ जुड़ के यहाँ पे होती है वाइटल कैपेसिटी। अब रेसिडियल को क्यों हटा दिया, शब्द वर्ड में देखना है। वाइटल मीन्स इंपॉर्टेंट, तो वाइटल कैपेसिटी है तो रेसिडियल वॉल्यूम जो हमारे कुछ रोल प्ले नहीं करता है तो उसको हटा दो। ये चीज़ें वर्ड से पता होनी चाहिए। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, वॉल्यूम अलग है, कैपेसिटी अलग है। कैपेसिटी मतलब कितना स्टोर कर सकते हो, वॉल्यूम मतलब कितना है उसमें। तो कैपेसिटी कितनी है लंग्स की, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, तो जो नॉर्मल लेता है उसके ऊपर में एक्स्ट्रा का भी जो लेता है वो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। और फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी मतलब सब करने के बावजूद भी जितना बच रहा है नॉर्मली वो होता है आपका FRC। ठीक है, इसके ज़्यादा मैं इसमें ये नहीं करूँगा, टाइम ज़्यादा ले रहे हैं इसमें। उसके बाद आता है कंप्लायंस, मतलब मेन रोल है वेंटिलेशन जानने के लिए आपको लंग्स का कंप्लायंस पता होना चाहिए। कंप्लायंस माने क्या होता है, स्ट्रेचेबिलिटी, आप कितना उसको एक्सपांड कर सकते हो। एबिलिटी ऑफ लंग्स टू एक्सपांड व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। ठीक है, नॉर्मल वैल्यू क्या है उसकी, 200 ml सेंटीमीटर ऑफ H2O। अब H2O में ही गिनेंगे, लंग्स है उसमें तो कुछ दूसरा डालेंगे नहीं। ठीक है, 200 ml पर सेंटीमीटर ऑफ H2O। तो कंप्लायंस कैसे मेजर करते हैं, तो मेजर एज द चेंज इन लंग वॉल्यूम पर यूनिट चेंज इन ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर। तो यहाँ पे ये वर्ड आया है ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर, इसको क्लियर कर लेते हैं। जो हमारी सॉरी ये तो अल्वियोलाई मैंने ड्रॉ कर लिया, लेकिन फिर हाँ चलो ठीक है, अल्वियोलाई पकड़ लेते हैं, अल्वियोलाई को कंसिडर कर लो। अल्वियोलाई ये और ये आपका जो प्लूरल स्पेस है इसके बिटवीन जो प्रेशर है वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसको कहते हैं ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर। तो ये प्रेशर के बारे में बात होता है। ठीक है, इनसाइड प्रेशर पे नहीं, ये ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर, यूनिट चेंज इन ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर। ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर क्या है, द डिफरेंस इन द प्रेशर, मतलब सॉरी बिटवीन द अल्वियोला एंड द प्लूरल स्पेस, मतलब यहाँ का प्रेशर और प्लूरल स्पेस का प्रेशर डिफरेंस है ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर। तो ये कन्फ्यूजन बहुत होने वाला है आगे, तो ध्यान रखना है ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर क्या है। तो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कंप्लायंस उसमें बताया था, यहाँ पे क्या बताया है, मेजर्ड एज चेंज इन द लंग वॉल्यूम, मतलब क्या होगा, आपका जो कंप्लायंस है उसका फॉर्मूला यही से बन जाएगा आपका, चेंज इन लंग वॉल्यूम, चेंज इन लंग वॉल्यूम पर यूनिट चेंज इन ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर, मतलब पर यूनिट चेंज इन ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर। पर पूछा है ना, हर यूनिट प्रेशर चेंज होने के बाद कितना आपका वॉल्यूम चेंज होगा, तो ये इस तरह का आपका फॉर्मूला बन के आएगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो कंप्लायंस का ये फॉर्मूला मैंने बताया, तो इसमें सबसे बेसिक क्या चीज़ें है बताओ। ये इससे आप क्या पता कर सकते हो, इससे आप एक चीज़ पता कर सकते हो कि जो आपका कंप्लायंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है आपका वॉल्यूम, और जो आपका कंप्लायंस है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। मतलब क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब जब ये बढ़ेगा ये घटेगा, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दोनों बढ़ेगा, मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा तो कंप्लायंस भी बढ़ेगा। पहले ही समझ लो कंप्लायंस क्या है, स्ट्रेचेबिलिटी कितनी है। ठीक है, बाहर कितना एक्सपांड हो सकता है, अमाउंट ऑफ एक्सपांड, कितना एक्सपांड हो रहा है लंग्स। ये अगर अल्वियोला है आपका तो ये कितना आउटसाइड एक्सपांड हो रहा है, ये होता है कंप्लायंस। यहाँ पे ही क्लियर कर देता हूँ, इलास्टिसिटी क्या होता है, रिकॉइलिंग कितना है। इलास्टिसिटी जो होता है आपका कितना रिकॉइलिंग है, मतलब दो प्रेशर होते हैं, दो इंपॉर्टेंट चीज़ें रोल प्ले करती है आपके अल्वियोलाई गैस एक्सचेंज, ऑक्सीजनेशन, रेस्पिरेशन, वेंटिलेशन में। एक जो है कंप्लायंस, एक जो होती है इलास्टिसिटी। तो कंप्लायंस क्या है, एक्सपांड कितना होता है, और
इलास्टिसिटी क्या है, इलास्टिसिटी कि वो कितना रिकॉइल होके वापस आता है। तो नॉर्मली जो है कंप्लायंस और इलास्टिसिटी इक्वल इक्वल रहेगा, क्योंकि जितना वॉल्यूम आप एक्सपांड करोगे उतना ही वॉल्यूम का वो इलास्टिसिटी उसको वापस करेगी, रिकॉइल करेगी। तो मतलब इनहेलेशन और एक्सहेलेशन जो आपका होगा वो प्रॉपर होगा। तो ये प्रोपोर्शनलिटी आपने देख लिया यहाँ पे। तो जैसे आपका वॉल्यूम बढ़ेगा आपका कंप्लायंस बढ़ेगा, वॉल्यूम घटेगा कंप्लायंस घटेगा। अब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, C इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो प्रेशर बढ़ रहा है आपका, ये यहाँ पे घटेगा, आपका यहाँ प्रेशर घटेगा, आपका कंप्लायंस यहाँ पे बढ़ेगा। तो प्रेशर कौन सा प्रेशर है, इनसाइड द अल्वियोला नहीं, प्रेशर डिफरेंस है, ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर, प्रेशर डिफरेंस बिटवीन alveoli एंड प्लूरल स्पेस। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखना। ये कौन सा प्रेशर, इनसाइड द अल्वियोलाई नहीं आउटसाइड द। ठीक है, इसके बाद इलास्टिसिटी मैंने आपको समझाया था। तो इलास्टिसिटी जो है आपके कंप्लायंस के अपोजिट काम करती है। सी और आपका जो है इक्वल रहेगा तब आपका नॉर्मल होगा। ठीक है, अब इनका भी रिलेशन इससे आप डिसाइड कर पाओगे। इलास्टिसिटी क्या है, सेम जैसे उसमें पर यूनिट चेंज इन प्रेशर वॉल्यूम था, तो इसमें देखो अब इसमें क्या हो रहा है, आपका E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर और इलास्टिसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। मतलब अगर आपका वॉल्यूम कम होगा तो आपका इलास्टिसिटी बढ़ेगा। तो जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ इन्वर्सली सेम है, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बातें नहीं है। लेकिन अगर आपको एक चीज़ समझनी है कि कंप्लायंस और इलास्टिसिटी सेम है तो ये नॉर्मल है। अगर कंप्लायंस इंक्रीज हो गया और आपका इलास्टिसिटी डिक्रीज हो गया तो भी प्रॉब्लम। अगर आपका कंप्लायंस डिक्रीज होता है तो आपका इलास्टिसिटी उस टाइम पे बढ़ा रहेगा तो भी प्रॉब्लम। तो आपको ये इक्विलिब्रियम में होता है नॉर्मली, क्योंकि इलास्टिक टिश्यू भी होते हैं लंग्स में जो उसकी रिकॉइलिंग में हेल्प करते हैं। इलास्टिक टिश्यू जो आपको इलास्टिसिटी वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें जो है वेंटिलेटर सीखने में, वेंटिलेटर सेट करने में बहुत रोल प्ले करती है। कि कंप्लायंस आपको पता होना चाहिए क्या होता है, किस डिसीज कंडीशन में क्या होता है। ये असली खेल तो यहाँ वीडियो का यही शुरू हुआ है, इसलिए मैं बोला था लास्ट तक जुड़े रहना है और डिटेल जानना है। कि ऊपर में तो मैंने बेसिक बताया, आपको क्या क्या बताया अब तक मैंने आपको बताया, मैंने वॉल्यूम, आपको बताया कैपेसिटी, फिर हम आए धीरे धीरे कंप्लायंस पे। तो हम थोड़ा इन डेप्थ जा रहे हैं अभी। तो ऐसा नहीं है कि वीडियो स्किप करते करते आगे आगे जाना है, स्टेप बाय स्टेप जाना है। फिर मैंने आपको बताया इलास्टिसिटी। अब हम आगे जानेंगे कि ये सब चीज़ें जो है ये किस डिसीज कंडीशन में कैसे रोल आपके प्लस इसका कैसे रोल प्ले करेगा। ठीक है, तो ये कैसे रोल प्ले करता है अब देखते हैं। तो जैसे मैं बता रहा था, तो पहले देख लेंगे हम कंप्लायंस, ठीक है, कंप्लायंस को क्या क्या चीज़ अफेक्ट करती है। तो कंप्लायंस को आपका लंग इलास्टिसिटी ऑफ चेस्ट वॉल, यहाँ पे चेस्ट वॉल मेंशन नहीं है, लिख देता हूँ इलास्टिसिटी ऑफ चेस्ट वॉल। ठीक है, फिर आपका सरफेस टेंशन ऑफ अल्वियोलाई। तो ये धीरे धीरे एक एक चीज़ हम आगे देखते हैं तो कैसे ये चीज़ें अफेक्ट करती है। तो पहले हम देखेंगे इलास्टिसिटी ऑफ लंग्स। तो ये हुआ आपका पल्मोनरी फाइब्रोसिस। ठीक है, तो किसी पेशेंट को, अगर आपके पास पेशेंट आया है पल्मोनरी फाइब्रोसिस का, ठीक है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस उसमें क्या होता है, अल्वियोलाई में फाइब्रोस टिश्यू बन जाता है। तो उससे क्या होता है, एक्सपांशन नहीं हो पाता है। तो जैसे आपका कंप्लायंस जो है एक्सपांशन पे बिलीव करता है, मतलब एक्सपांशन पे फंक्शन करता है, और आपका इलास्टिसिटी जो है इनवर्ड फोर्स बढ़ाता है, मतलब आपके अल्वियोलाई को इनवर्ड रिकॉइलिंग देता है। तो दोनों इक्वल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अनइक्वल होता है तो क्या प्रॉब्लम होता है। अब जैसे फाइब्रोसिस हो गया है तो क्या करेगा, एक्सपांड ही नहीं होने देगा, एक्सपांशन नहीं होगा तो क्या होगा, कंप्लायंस डिक्रीज हो गया। अब उस चक्कर में क्या हो रहा है, इलास्टिसिटी इनवर्ड फोर्स ज़्यादा है तो इलास्टिसिटी आपका बढ़ा हुआ है। तो पल्मोनरी फाइब्रोसिस है, इसमें क्या होगा, गैस एक्सचेंज में प्रॉब्लम आ जाएगा,
प्रॉपर टाइडल वॉल्यूम नहीं जनरेट होगा, क्योंकि कंप्लायंस और इलास्टिसिटी इक्वल है, तो नॉर्मल ब्रीथिंग पे आपका टाइडल वॉल्यूम जो है प्रॉपर रहेगा, 500 आप मेंटेन कर पाओगे। ठीक है, अब सेकंड डिसीज कंडीशन ले रहे हैं जो इलास्टिसिटी को अफेक्ट करेगा, ये इलास्टिसिटी है। ठीक है, अब सेकंड डिसीज कंडीशन आ गया एम्पाइजिमा। एम्पाइजिमा में क्या होता है, जो इलास्टिक टिश्यू है डैमेज होता है। अब टिश्यू डैमेज हो गया तो क्या होगा, इलास्टिसिटी कम हो गया। अब इलास्टिसिटी जो इनवर्ड खींचने वाला फोर्स है ये अगर कम होगा तो जाहिर है कि आपका जो बाहर जाने वाला फोर्स है वो बढ़ेगा। तो इसमें एम्फाइजेमा में क्या होता है, आपका कंप्लायंस बढ़ जाता है, अल्वियोला ज़्यादा एक्सपांड होती है, तो इसमें भी प्रॉब्लम रहता है। उसके बाद देखेंगे चेस्ट वॉल कैसे रोल प्ले करता है। इतना डिटेल में डिसीज कंडीशन में नहीं जा रहा हूँ, जस्ट आपको कंप्लायंस और इलास्टिसिटी रिलेटेड इसमें बता रहा हूँ, इसीलिए क्योंकि वीडियो आपका बहुत पहले ही लेंदी हो चुका है, अराउंड 30 मिनट्स का, तो और भी पार्ट्स में हम डिवाइड करने वाले थे इसको। तो चेस्ट वॉल कैसे अफेक्ट करता है, अगर किसी पेशेंट को काइफोसिस कोलियोसिस है तो वो बेंट रहेगा, उसका हम्प निकलेगा, तो जो चेस्ट वॉल है वो प्रॉपरली खुल नहीं पाएगा, एक्सपांड नहीं होगा। तो क्या होगा, डिक्रीज कंप्लायंस होगा ना, एक्सपांड नहीं कर पा रहा है मतलब क्या है, डिक्रीज कंप्लायंस ऑफ चेस्ट वॉल। तो कंप्लायंस डिक्रीज्ड है, तो इसमें भी आपका मतलब कंप्लायंस को क्या क्या चीज़ अफेक्ट करते हैं वही देख रहे हैं हम, बेसिकली हमें ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं है। तो इस तरीके से काइफोसिस और स्कोलियोसिस पेशेंट है तो उसमें आपका कंप्लायंस कम रहेगा, कंप्लायंस ऑफ चेस्ट वॉल कम रहेगा क्योंकि वो एक्सपांड नहीं होगा। तो उसमें नॉर्मली है कि अगर वो चेस्ट वॉल ही एक्सपांड नहीं हो रहा है तो आपका अंदर अल्वियोला भी एक्सपांड नहीं होगा। ठीक है, फ्लैल चेस्ट में अगर किसी का रिफ्रैक्चर है, ओपन मतलब रिफ्रैक्चर हो गया है, तो उसमें क्या रहेगा, ओपन अप है, प्रेशर रहेगा, तो कंप्लायंस इसमें बढ़ जाएगा क्योंकि एक्सपांड हो रहा है, जाहिर सी बात है। फिर उसके बाद सरफेस टेंशन दिखता है। तो सरफेस टेंशन मेंटेन करने के लिए हमारे पास होता है सरफेक्टेंट। ठीक है, जो अल्वियोलाई में एक लेयर के तहत होता है सरफेक्टेंट, बेसिकली मैं बता रहा हूँ, इतना नहीं जाना है। तो IRDS के बारे में तो सुना होगा, इन्फेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, IRDS क्यों होता है, प्रीमेच्योर बेबीज़ में सरफेक्टेंट नहीं होता है। ठीक है, तो सरफेक्टेंट नहीं है तो क्या होता है, सरफेस टेंशन बढ़ जाता है। सरफेस टेंशन मतलब इलास्टिसिटी बढ़ जाता है, मतलब वो कोलैप्स होने लगता है, प्रॉपर कंप्लायंस भी नहीं है तो कोलैप्स होने लगता है। इसको इलास्टिसिटी भी ऐसे ये नहीं करूँगे। इसमें क्या होता है, लंग्स कोलैप्स होना शुरू हो जाता है, तो कोलैप्स होगा तो क्या होगा, इनवर्ड फोर्स बढ़ रहा है ना, सरफेस टेंशन है मतलब वो खींच रहा है, इलास्टिसिटी ज़्यादा आ गई है उसमें, तो कंप्लायंस कम हो गया, तो इसमें वर्क ऑफ ब्रीदिंग बढ़ गया, उसको खोलने के लिए सांस जोर जोर से लेना पड़ रहा है, प्रॉब्लम वही है। अब सरफेस टेंशन को कम कैसे करते हैं, तो हमने दे दिया सरफेक्टेंट। ठीक है, हमने दे दिया बेबी को सरफेक्टेंट, सरफेक्टेंट दे दिया तो बढ़ गया आपका सरफेस टेंशन, हो गया कम, मतलब नॉर्मल, पहले तो बढ़ा हुआ था, अब सरफेक्टेंट देने के बाद सरफेस टेंशन कम हुआ है, मतलब यहाँ से कम हुआ है ना, वैसे तो वो नॉर्मल हुआ है। जब नॉर्मल हुआ है तो आपका कंप्लायंस भी बढ़ना शुरू हुआ है, कंप्लायंस बढ़ेगा, एक्सपांशन होगा, एयर एक्सचेंज ज़्यादा होगा, तो वर्क ऑफ ब्रीदिंग भी कम होगा। तो ऐसे सरफेस टेंशन, इलास्टिसिटी ऑफ चेस्ट वॉल और आपका इलास्टिसिटी ऑफ अल्वियोला इस कंप्लायंस को मेंटेन करने में रोल प्ले करते हैं। उसके बाद आता है न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम। अब न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम है तो क्या है, कंप्लायंस, क्यों, पैरालाइज्ड, इंजरी टू डायफ्राम, ये सब चीज़ों में क्या होगा, आपका कंप्लायंस कम हो जाएगा। अब किसी डिसीज कंडीशन में सिक्रीशंस ज़्यादा है, ऑब्स्ट्रक्शन है, ऑब्स्ट्रक्टिव डिसीज कंडीशंस है, दो टाइप की होती है ना, एक ऑब्स्ट्रक्टिव होती है और एक होती है रिस्ट्रिक्टिव। रिस्ट्रिक्टिव में आता है आपका ARDS और यहाँ आता है COPD। ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, और रिस्ट्रिक्टिव में क्या हो रहा है, ओपन अप नहीं हो पा रहा है, अंदर ये हुआ है। ठीक है, तो COPD में क्या होगा, आपका कंप्लायंस डिक्रीज होगा क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, होगा ही नहीं तो कंप्लायंस कहाँ से बढ़ेगा। न्यूमोथोरेक्स हुआ, हीमोथोरेक्स हुआ है पेशेंट का, कंप्लायंस डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा, अब इसमें क्या होता है,
ये आपका अल्वियोला है, सॉरी इसमें अल्वियोला नहीं, सीधा लंग्स ही दिखाएंगे। ये अगर आपका लंग्स है, ठीक है, यहाँ पे होता है आपका प्लूरल स्पेस। अब इन केस यहाँ पे पंक्चर हो गया, मतलब यहाँ पे फ्लूइड या आपका एयर एक्यूमुलेट होना शुरू हुआ, यहाँ पे ये सारा फील होना शुरू हुआ है, ये हो गया आपका हिमोथोरैक्स और न्यूमोथोरैक्स, कंसिडर कर लो इसको। तो ये क्या करेगा, इनवर्ड प्रेशर बढ़ाएगा, ये लंग्स को एक्सपांड नहीं होने देगा। अब लंग एक्सपांड नहीं होगा तो क्या होगा, कंप्लायंस, क्योंकि कंप्लायंस क्या है, कंप्लायंस ही एक्सपांशन होना है, एक्सपांड होना है, ठीक है। तो यहाँ तक देख, ये डिसीज कंडीशंस के साथ कैसे कंप्लायंस आपका कम होता है, लंग्स कंप्लायंस कैसे बढ़ता है, ये बेसिक चीज़ें हमने जान ली है। अब अगला वाला वीडियो में हम जानेंगे बेसिक पैरामीटर्स क्या होते हैं वेंटिलेटर्स के, ठीक है। तो ऐसे ही जुड़े रहे, इस वीडियो को भी आप अच्छे से फीडबैक देना ताकि मैं और मोटिवेटेड रहूँ ऐसे ही कुछ वीडियोस आपके पास लाने के लिए। ये बेसिक है इसलिए मैं किसी भी चीज़ में ज़्यादा डिटेल गया नहीं हूँ, फिर भी मैंने कंप्लायंस आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। अगर आपको फिर भी इसमें कुछ डाउट है तो आप मुझे ज़रूर पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, कमेंट करना ना भूले। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फीडबैक ज़रूर देना है आपको प्लीज़, क्योंकि इससे मैं मोटिवेटेड रहूँगा। थैंक यू।